हे गाइस, मैं हूँ पूर्णिमा और आज मैं बात करूँगी इंडिया जापान के रिलेशंस पर। तो दोनों ही कंट्रीज़ का हमेशा से ही बहुत पॉजिटिव रिलेशन रहा है। इनफैक्ट हमारे बायलेटरल रिलेशनशिप किसी भी तरह की आइडियोलॉजिकल, कल्चरल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट से हमेशा फ्री रहे हैं। और जापान की तरफ से जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस इंडिया को मिलता है वो बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। और ये खासकर पावर ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट और बेसिक ह्यूमन नीड्स के ऊपर डिपेंड होता है। जापान का इंटरेस्ट इंडिया के लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट एंड उसके रिसोर्सेज, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेज में है, और वहीं इंडिया का इंटरेस्ट जापान के कैपिटल और उसकी टेक्नोलॉजी में है। एंड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जापान फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया जापान को एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, एलिमेंट्स एक्सेट्रा, और इंडिया का इंपोर्ट देखें तो मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। एंड जापान इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है। और जापान के बीच में अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड कॉन्टैक्ट मिला है वो लगभग 1400 साल पुराना है। तो 752 एडी में मोंक बोधिसेन जो इंडिया के थे, उन्होंने तोडाई टेम्पल नोरा जो जापान में स्थित है उसमें भाग लिया था। तो समझ सकते हैं कि कितने साल पुरानी एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है जो आज भी हमारे पास मौजूद है। इस 1400 साल पुरानी हिस्ट्री के दौरान इंडिया और जापान कभी भी एक दूसरे के शत्रु नहीं रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया ने कभी भी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किया। इनफैक्ट जापान के साथ इंडिया ने 1952 में एक अलग से फुली रिस्टोर्ड पीस ट्रीटी साइन की। जज राधा विनोद पाल के बारे में इंडिया में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे जब इंडिया आए थे 8th इंडो जापान समिट को अटेंड करने, तो उन्होंने राधा विनोद पाल के कंट्रीब्यूशन को जापान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट बनाया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो उसमें टोटल 11 जज थे, जिसमें से केवल जस्टिस राधा विनोद पाल ही थे जिन्होंने कहा था कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत नहीं की। इनफैक्ट वो लड़ाई खुद को बचाने के लिए कर रहा था। तो यानी उन्होंने ही कहा था कि जापान एक अग्रेसिव स्टेट नहीं है। तो जापान आज भी राधा विनोद पाल के द्वारा की गई एक गुडविल को याद रखता है। और इनफैक्ट इंडिया में जब प्राइम मिनिस्टर शिंजो आए थे तो उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में आकर राधा विनोद पाल के कंट्रीब्यूशन के बारे में कहा था। तो आप समझ सकते हैं कि जापान कितनी बारीकी से हमारे रिलेशनशिप को स्टडी करता है। तो आइए देखते हैं इंडिया और जापान के बीच में पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसे बनी, आज किस जगह पर है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो 1952 में जब इंडिया और जापान के बीच में पहली रिलेशनशिप की स्थापना की गई थी, तो उसके 10 साल के अंदर ही 1957 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर नोबुशुके किशी इंडिया में विजिट कर रहे थे। बदले में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी भी टोक्यो विजिट किए थे सेम ईयर में, और उन्होंने वहां पर 2 इंडियन एलिफेंट्स गिफ्ट किए थे। और राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी 1958 में जापान विजिट किया था। इसके बाद जापानीज क्राउन प्रिंस अकिहितो और क्राउन प्रिंसेस मिचिको 1960 में इंडिया आए थे और उन्होंने हमारे रिलेशंस को और नए लेवल पर ले गए। इंडिया और जापान के बीच में जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसमें सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी 1980s में इंडिया में, उसने ऑटोमोबाइल सेक्टर को पूरा बदल करके रख दिया। और आज के समय में आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्चुअली एक बहुत बड़ी वैल्यू चेन का पार्ट है। यहाँ पर बहुत हद तक छोटे मोटे पार्ट्स बनते हैं। इनफैक्ट अच्छी अच्छी कंपनीज चेन्नई में प्लांट बना रही हैं। तो इस डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं सुजुकी मोटर का बहुत बड़ा हाथ है। एक और इंसिडेंस में इंडिया जापान अपनी रिलेशनशिप की काफ़ी हद तक सराहना दे सकते हैं। वो है 1991 में जब इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ चुकी थी। तो उस वक्त जापान कुछ ऐसी कंट्रीज़ में था जिन्होंने अनकंडीशनली इंडिया को बेल आउट करने यानी सपोर्ट करने में हेल्प किया था। तो 21st सेंचुरी के दौरान इंडिया और जापान के बीच में रिलेशंस काफ़ी अलग गति और स्तर पर चलने लगे। ड्यूरिंग जापानीज प्राइम मिनिस्टर मोरीज पाथ ब्रेकिंग विजिट टू इंडिया इन 2000,
जापान और इंडिया ने ग्लोबल पार्टनरशिप में 21st सेंचुरी को लॉन्च किया। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया 2006 में, और उन्होंने नए चैलेंजेस को फैक्टरिंग करते हुए ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया हमारे रिलेशंस को, और इस पार्टनरशिप में एक एनुअल प्राइम मिनिस्टेरियल समिट को ऐड किया। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो ऑफिशियल विजिट पर इंडिया आए थे, इंडिया जापान के 8th एनुअल समिट को अटेंड करने, और उसी दौरान 26 जनवरी 2014 को चीफ गेस्ट बनाया गया था शिंजो को न्यू दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड पर। और फिर इंडिया जापान की 9th एनुअल समिट में दोनों देशों ने अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड किया स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नाम से। इसी दौरान इंडिया और जापान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप भी बनाया गया। पीएम शिंजो ने प्लेज किया कि वो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह की जापानीज़ कंपनियां जो इंडिया में आकर व्यापार करती हैं वो आने वाले 5 साल के अंदर उसको डबल करवा देंगे। पीएम शिंजो 10th एनुअल समिट को अटेंड करने इंडिया आए थे, और पीएम मोदी से उन्होंने दिसंबर 2015 में मुलाकात की। एक गुडविल जेस्चर में इंडिया ने वीज़ा ऑन अराइवल की स्कीम ऑल जापानीज ट्रैवलर्स, चाहे वो बिजनेस पर्पज से ही क्यों ना हो, 1 मार्च 2016 से शुरुआत की। प्राइम मिनिस्टर शिंजो और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इंडिया की वाराणसी सिटी विजिट करें, और उन्होंने क्योटो के साथ एक सिस्टर सिटी एग्रीमेंट भी साइन किया अगस्त 2014 में। जापान इंडिया मेक इन इंडिया स्पेशल फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ जापानीज येन 1.3 ट्रिलियन की स्टैब्लिश की गई। 11th एनुअल जापान इंडिया समिट को अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी 2016 में जापान गए थे, और प्राइम मिनिस्टर शिंजो के साथ वे शिंकैंसन यानी कि हाई स्पीड रेलवे टेक्नोलॉजी की जो हम बात करते हैं उसमें वो ट्रैवल किए, और इंडिया जापान में गुजरात और ह्योगो प्रीफेक्चर को लेकर एक सिस्टर स्टेट अग्रीमेंट साइन हुआ, और शिंकैंसन टेक्नोलॉजी को भी इंडिया लाने की बात शायद उसी वक्त हुई थी। उस दौरान लगभग 10 से ज़्यादा अग्रीमेंट साइन हुए थे जो कि अलग अलग सेक्टर्स से रिलेटेड थे, फ्रॉम पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स एक्सेट्रा। तो इंडिया और जापान के इकोनॉमिक रिलेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है ग्रोथ का। दोनों ही इकोनॉमी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जापान की इकोनॉमी आज एक एजिंग इकोनॉमी हो गई है, एंड जहाँ की इंडिया की इकोनॉमी एक यंग इकोनॉमी है, जहाँ 65% ऑफ द पॉपुलेशन 35 ईयर एज से कम है, और वहीं जापान की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 40 to 45 ईयर्स के मीडियम एज पर है। तो ऐसे इंडिया और जापान एक दूसरे के पूरक हैं। इंडिया और जापान ने 2011 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट CEPA साइन किया, जो कि इंक्लूड करता था गुड्स और सर्विसेज को। 2011 का CEPA एनविसेज करता है इंडिया जापान ट्रेड के 94% आइटम्स पर टैरिफ को आने वाले 10 सालों के अंदर कम कर दिया जाएगा। जापान इंडिया का लगभग सबसे बड़ा बायलैटरल डोनर है। इतनी अच्छी फ्रेंडशिप के बाद भी दोनों देशों के बीच ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं है। अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट भी जापान की फंडिंग से ही हमारे देश में हो रहा है। मुंबई अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है, हाई स्पीड ट्रेन, 110,000 करोड़ की लागत अनुमानित है। इसमें से 88,000 करोड़ इंडिया को जापान दे रहा है, वो भी 50 सालों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जापान इंडिया को 0.1% पर ईयर इंटरेस्ट रेट पर दे रहा है, जबकि अगर हम किसी बैंक से लोन लें तो उसका इंटरेस्ट भी 9 से 10% से ही ज़्यादा होता है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये सब सारे मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया में जापानीज़ असिस्टेंस और टेक्नोलॉजी के कारण से आज हो रहे हैं। इनफैक्ट दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट भी जापानीज़ असिस्टेंस से ही बनाया गया था। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जापान गए थे तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शिंजो ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनको अपने घर पर डिनर पर बुलाया, और ये आज तक कभी भी जापान के किसी ऑफिशियल गेस्ट को इस तरह सम्मान नहीं दिया गया था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। जापान में भारतवर्ष भी मनाया जा चुका है पूरे 1 साल के लिए। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और कल्चरल कोऑपरेशन की। तो दोनों के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था 1985 में, और यही हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आधार है। मई 2015 से आज तक
लगभग 250 इंडियन स्टूडेंट्स जापान विजिट किए हैं एनुअल जापान इंडियन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन साइंस के अंतर्गत, और इस प्रोग्राम को सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम भी कहते हैं। इंडिया जापान के बीच 29 अक्टूबर 1956 को कल्चरल अग्रीमेंट साइन हुआ था और वो इफेक्ट में आया था 24 मई 1957 को। इंडिया ने जापानीज स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप सिस्टम भी स्टैब्लिश किया था इंडिया में। विवेकानंद कल्चरल सेंटर टोक्यो में खोला गया सितंबर 2009 को, और इस सेंटर में खासकर योगा, तबला, भरतनाट्यम, उड़ीसी, संबलपुरी, बॉलीवुड डांसेस, हिंदी एंड बंगाली लैंग्वेजेस के ऊपर क्लासेस देना शुरू किया गया। इंडिया और जापान के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था 2015 में, और इसके अंतर्गत योगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जापान और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों ने स्कीम फॉर वॉलंटरी सर्टिफिकेशन ऑफ योगा को प्रमोट करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया था विवेकानंद कल्चरल सेंटर में 23 अप्रैल 2016 को, जो जापान में है। अब कुछ प्रॉब्लम्स देखें तो राइज ऑफ चाइना और इंडिया और जापान के बीच में बहुत कम ट्रेड है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद रावलपिंडी बीजिंग प्योंगयांग एक्सिस, उसके बाद जापान को आज यूएस कमिटमेंट में कोई भरोसा नहीं है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं। जापान की एक और समस्या है कि नॉर्थ कोरिया का ICBM दैट इज़ इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो नॉर्थ कोरिया हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों को डराने धमकाने के लिए यूज़ करता है। प्लस चाइना की बढ़ते असर्टिवनेस से आज आसियान में भी कुछ हद तक खलबली मची हुई है। जैसे पहले इंडिया और रशिया के बीच रिलेशन काफ़ी स्टेबलाइजिंग थे, लगभग वैसे ही इंडिया और जापान के रिलेशन स्टेबलाइज हैं। आने वाले समय में इंडिया और जापान मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि कंसल्टेटिव मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, मतलब लोकल ज़रूरतों को फॉलो करेंगे, ना कि खुद के प्रॉफिट को देखेंगे। तो इंडिया एशिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जापान सबसे खुशहाल डेमोक्रेसी। यहाँ का हर इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। सबसे उम्रदराज लोगों का गिनीज बुक का रिकॉर्ड जापानीज़ के पास है। भारत जापान के बीच लगभग $15 बिलियन का ट्रेड होता है, जो कि बहुत कम है, जबकि इंडिया और चाइना के बीच लगभग $300 बिलियन का ट्रेड होता है। तो हमने अपने पुराने वीडियो में देखा था कि भारत अपने पड़ोसी राज्यों को किस तरह मदद कर रहा है, लेकिन अभी इंडिया इतनी भी डेवलप नहीं हुई है, उसे बहुत आगे तक जाना है, जिसमें जापान हमारी हेल्प कर रहा है। इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत ही डेवलप्ड है, जबकि जापान का मैन्युफैक्चर सेक्टर बहुत डेवलप्ड है। अगर ये दोनों सेक्टर मिल जाएं तो दोनों ही देशों का बहुत फ़ायदा होगा। जापान के पास एक्सेस कैपिटल है, जबकि इंडिया के पास दुनिया का ह्यूज डेवलपिंग मार्केट है। इन सब से जापान की इनकम और बढ़ेगी, जबकि इंडिया का रोज़गार बढ़ेगा और GDP भी इंक्रीज़ होगा। अब इसके बाद क्या? तो दोनों देशों के बीच ट्रेड इंक्रीज़ करना है। किसी भी प्रोजेक्ट में जितना टाइम अलॉट किया गया है उसे उसी समय पर पूरा करना होगा। चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए, जो कि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको चुनौती देने के लिए एशिया अफ्रीका डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाया गया है। उम्मीद है ये रिश्ते इसी प्रकार से पॉजिटिव वे में रहेंगे और दुनिया के लिए एक मिसाल बनेंगे। एट लास्ट इंडिया और जापान ही एशिया में ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और काफ़ी हद तक अपनी सोसाइटी को पीसफुली बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ORF MEA की वेबसाइट, द हिंदू, इंटरनेट और कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक्स से ली गई है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पूर्णिमा चौधरी पर, और फॉलो कर सकते हैं बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जय हिंद।